आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बहुत ही चौंकाने वाले अंश हैं, मतलब सच में हैरान कर देने वाले। हाँ बिल्कुल, जब मैंने भी इन्हें पहली बार पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। है ना। हम द वर्ल्डकॉम स्कैंडल, द प्राइस ऑफ घोस्ट ग्रोथ के स्रोतों पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे महज एक साधारण सी कॉफी शॉप से शुरू हुई कंपनी 18 बिलियन डॉलर की विशाल टेलीकॉम दिग्गज बन गई। 18 बिलियन डॉलर, वो भी उस जमाने में, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और फिर कैसे वो अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अकाउंटिंग घोटालों में से एक में तब्दील होकर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस कहानी की शुरुआत ना साल 1983 की एक बहुत ही दिलचस्प घटना से होती है। हाँ, वो कॉफी शॉप वाला किस्सा, वो बहुत ही क्लासिक शुरुआत है। सही कहा। तो 4 लोग एक कॉफी शॉप में बैठे थे। वे एक नई टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनके पास कोई नाम नहीं था। मतलब कंपनी का आइडिया है पर नाम ही नहीं सोचा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उसी कॉफी शॉप की वेट्रेस को बुलाया और उससे एक नाम सुझाने को कहा। उस वेट्रेस ने एक नाम दिया, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विसेज, या शॉर्ट में कहें तो LDDS। और बस उसी पल एक ऐसी कंपनी का जन्म हुआ जो आगे चलकर व्यापार जगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाली थी। मतलब ये कहानी सिर्फ एक विशाल कंपनी के पतन की नहीं है। तो फिर ये कहानी असल में है क्या? देखिए, ये पूरी कहानी घोस्ट ग्रोथ यानी एक हवाई या अवास्तविक विकास का एक क्लासिक उदाहरण है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां कोई कंपनी बाहर से देखने पर तो बहुत तेजी से फैलती हुई और सफल नजर आती है, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है ना? एकदम सही। उसके अंदर की बुनियाद पूरी तरह से खोखली होती है। जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि बिना किसी ठोस आधार के केवल आंकड़ों के बल पर तेजी से बड़े होने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी सामान्य स्टार्टअप की कहानी है। हाँ, शुरू में कोई रेड फ्लैग्स नहीं थी, सब कुछ बहुत लॉजिकल लग रहा था। बिल्कुल। 1983 में उन 4 पार्टनर्स ने लंबी दूरी की कॉल्स को रूट करने वाली तकनीक खरीदने के लिए $6,50,000 का लोन लिया था, जो कि उस समय के हिसाब से एक अच्छा खासा निवेश था। हाँ, और 1984 में उन्हें अपना पहला ग्राहक भी मिल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी। यहाँ तक सब कुछ बहुत ही तार्किक और जिसे हम जैविक विकास या ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं वैसा ही लगता है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। हाँ, इसके तुरंत बाद उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वही तो। उन्होंने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क बनाने की बजाय लगातार दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। मतलब 1984 से 1994 के बीच के 10 सालों में उन्होंने 6 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। और यहीं से वो घोस्ट ग्रोथ वाली बात सच होने लगी। पता है, ये पूरी रणनीति मुझे वो पुराने पैकमैन वीडियो गेम की तरह लगती है। अरे हाँ, पैकमैन, बहुत सही तुलना है ये। है ना? जैसे उस गेम में वो कैरेक्टर बस आगे बढ़ता जाता है और स्क्रीन पर मौजूद छोटे छोटे डॉट्स को खाता जाता है, वैसे ही LDS अपने प्रतिस्पर्धियों को बस निगलता जा रहा था। उनका पूरा फोकस केवल अपना आकार बढ़ाने पे था। पैकमैन वाली एनोलॉजी इस स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाती है। उस समय के शेयर बाजार और निवेशकों के लिए ये पैकमैन रणनीति बहुत ही आकर्षक थी। निवेशकों को ये लग रहा था कि कंपनी तेजी से बाजार पर कब्जा कर रही है। लेकिन क्या ये वाकई में कोई असली ग्रोथ थी? बिल्कुल नहीं। इस तरह का विकास जैविक या ऑर्गेनिक नहीं होता है। जैविक विकास में कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है, ग्राहकों का विश्वास जीतती है और धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस को मजबूत करती है। जबकि LDS तो कुछ और ही कर रही थी। हाँ, LDS की रणनीति केवल दूसरों को खरीदकर बैलेंस शीट पर बड़ा दिखने की थी। कागजों पर एक कंपनी को खरीदना महज एक वित्तीय लेन देन है। मतलब सिर्फ पैसे दिए और कंपनी अपनी हो गई, जिसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और यहीं पर इस घोस्ट ग्रोथ की असली कीमत छिपनी शुरू हुई थी। और यही वो समय था जब ये आक्रामकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। 1995 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर वर्ल्डकॉम रख लिया। अभी एक जाना माना ब्रांड बन चुका था, नाम भी बड़ा ग्लोबल सा था। हाँ, लेकिन उनका ये कंपनियों को खरीदने का खेल थमा नहीं था। 1997 में ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस कॉर्प ने एक कंपनी MCI को खरीदने के लिए $19 बिलियन की पेशकश की थी। $19 बिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लेकिन वर्ल्डकॉम ने बाजार को चौंकाते हुए MCI को खरीदने के लिए
$35 बिलियन की बोली लगा दी। 35 बिलियन मतलब लगभग दुगना। हाँ, ये मूल पेशकश से लगभग 1.8 गुना ज्यादा था। इस आक्रामक बोली के दम पर वर्ल्डकॉम ने MCI को खरीद तो लिया और 1999 तक आते आते कंपनी का मार्केट कैप $880 बिलियन के पार पहुंच गया। बाहर से देखने पर तो $180 बिलियन का ये मार्केट कैप एक अभूतपूर्व सफलता लगता है। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि वाह क्या कंपनी है। लेकिन जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे थे वे एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई का सामना कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। वर्ल्डकॉम नई कंपनियों को खरीदने और वित्तीय सौदे पक्के करने में तो बहुत माहिर थी, लेकिन ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करने के मामले में उनका प्रबंधन पूरी तरह से फेल था। मतलब उन्होंने इतनी सारी कंपनियां खरीद ली, लेकिन उन्हें एक साथ चलाना नहीं आता था। एकदम सही। जब दर्जनों अलग अलग कंपनियों को बिना किसी ठोस योजना के एक साथ मिला दिया जाता है, तो अलग अलग कार्य संस्कृतियां, अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग प्रक्रियाएं आपस में टकराने लगती हैं। जाहिर सी बात है, हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका होता है। और यही हुआ। खरीदी गई कंपनियां वर्ल्डकॉम के छाते के नीचे भी पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग थलग काम कर रही थीं। हमारे स्रोत एक बहुत ही गंभीर घटना का जिक्र करते हैं। कौन सी घटना? एक ग्राहक ने अपनी समस्या के लिए वर्ल्डकॉम के कस्टमर केयर पर कॉल किया, तो फोन उठाने वाले कर्मचारी ने ग्राहक से कहा कि उसने गलत ऑफिस में कॉल कर दिया है। क्या? सच में? हाँ, एक ही कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम अपने ही ग्राहकों के डेटाबेस नहीं पहचान पा रहा था। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही थी ये। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब $180 बिलियन की कंपनी और उनका अपना कस्टमर केयर ग्राहक को पहचानने से इनकार कर रहा है। यही तो घोस्ट ग्रोथ का नतीजा होता है। अच्छा, एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। ये मुझे उस गगनचुंबी इमारत की याद दिलाता है जिसे शहर को प्रभावित करने के लिए बाहर से तो पूरा शीशे का बना दिया गया हो। हाँ, बाहर से एकदम शानदार और चमकचमाती हुई। बिल्कुल, लेकिन अंदर लिफ्ट या पानी की पाइपलाइन लगाना ही भूल गए हों। बाहर से देखने वालों को वो इमारत एक चमत्कार लगेगी, लेकिन जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वे रोज सीढ़ियों से चढ़कर बाल्टियों में पानी ले जा रहे हैं। क्या बात है। ये गगनचुंबी इमारत वाला उदाहरण वर्ल्डकॉम की अंदरूनी हालत को बिल्कुल सटीकता से पकड़ता है। कागजों पर मालिकाना हक होना एक बात है, लेकिन एक सुचारू व्यवस्था चलाना बिल्कुल अलग बात है। सही कहा। जब तकनीक और बिलिंग प्रणालियों का विलय नहीं होता तो कोई भी सुचारू व्यवस्था नहीं बन सकती। मान लीजिए एक खरीदी गई कंपनी का बिलिंग सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर पर चलता है, हाँ, और दूसरी का किसी और पुराने डेटाबेस पर। अगर इन सबको एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो मैनेजमेंट को ये पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में कितनी कमाई हो रही है और किन ऑपरेशंस में घाटा हो रहा है। मतलब उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। बिल्कुल। वर्ल्डकॉम लगातार नई इमारतें खरीद रही थी, लेकिन उन इमारतों के बीच कोई संपर्क मार्ग या पाइपलाइन नहीं बिछा रही थी। ये ऑपरेशंस का एक ऐसा दुस्वप्न था जो कंपनी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वर्ल्डकॉम ने एक और विशाल टेलीकॉम कंपनी स्प्रिंट को खरीदने का ऐलान कर दिया। एक और अधिग्रहण। उनकी भूख शांति नहीं हो रही थी। वही तो, लेकिन इस बार एकाधिकार या मोनोपोली से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने इस डील को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बताइए। जब डील रोकी गई थी तो प्रबंधन ने ये क्यों नहीं सोचा कि चलो अब हम रुक जाते हैं और जो दर्जनों कंपनियां हमारे पास पहले से हैं उन्हें सुधारने और उस गगनचुंबी इमारत में पाइपलाइन बिछाने पर ध्यान देते हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट का दबाव था या कंपनी अंदर से इतनी खोखली थी कि बिना नए अधिग्रहण के वह एक दिन भी नहीं चल सकती थी? मैं बस यही सोच रही थी। ये इस पूरे स्कैंडल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। स्प्रिंट डील का रुकना सिर्फ एक वित्तीय सौदे का रद्द होना नहीं था, बल्कि ये वर्ल्डकॉम के पूरे बिजनेस मॉडल पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वर्ल्डकॉम के शेयर की भारी भरकम कीमत उनके किसी शानदार प्रोडक्ट या बेहतरीन सेवा पर आधारित नहीं थी। वो कीमत वॉल स्ट्रीट को बेची गई उस कहानी पर टिकी थी कि ये कंपनी हमेशा नई कंपनियों को खरीदकर अपना रेवेन्यू बढ़ाती रहेगी। मतलब उनका पूरा वजूद ही उस कहानी पर टिका था। बिल्कुल। जैसे ही सरकार ने स्प्रिंट डील को रोका, वो कहानी टूट गई। निवेशकों का भ्रम टूटने लगा और मार्केट का दबाव अचानक से कंपनी के मैनेजमेंट पर आ गिरा। और उनके पास अब कोई नई कंपनी भी नहीं थी दिखाने के लिए। हाँ,
इसके साथ ही पिछली कंपनियों को खरीदने के लिए लिया गया भारी भरकम कर्ज और अव्यवस्थित ऑपरेशंस के कारण लगातार गिरता हुआ मुनाफा, सब कुछ एक साथ सामने आ गया। तो अब मैनेजमेंट करे तो क्या करें? मैनेजमेंट के पास अब ये साबित करने का दबाव था कि उनकी $180 बिलियन की वैल्यूएशन कोई धोखा नहीं है। उन्हें किसी भी तरह से मुनाफे के आंकड़े दिखाने थे। और यहीं पर ये पूरी कहानी एक सामान्य कॉर्पोरेट विफलता से निकलकर एक आपराधिक धोखाधड़ी में बदल जाती है। हाँ, यहीं से अपराध शुरू होता है। जब सच्चाई बहुत कड़वी हो गई और दबाव असहनीय हो गया, तो सीईओ बर्नी एबर्स, सीएफओ और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सच्चाई को ही कागजों पर बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने वो रास्ता चुना है जो उन्हें सीधा जेल ले जाने वाला था। बिल्कुल। उन्होंने आंकड़ों में हेराफेरी शुरू कर दी। उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों को, जिन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। ये अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और इस धोखाधड़ी के कारण साल 2001 में जब कंपनी वास्तव में भारी घाटे में जा रही थी, उन्होंने बही खातों में $3.8 बिलियन का फर्जी मुनाफा दिखा दिया। $3.8 बिलियन का फर्जी मुनाफा, ये नंबर सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? यह धोखाधड़ी इतनी सफाई से की गई कि इसे समझना थोड़ा दिलचस्प है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से देख सकते हैं। हाँ, वो ग्रोसरी वाला उदाहरण। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति महीने भर के घर के राशन, बिजली के बिल और गाड़ी के पेट्रोल का खर्च अपनी बैलेंस शीट में दिखाए ही ना। मतलब वो सारे खर्चे गायब कर दें। हाँ, और इसके बजाय वो बैंक से कहे कि उसने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में निवेश कर दिया है। और बैंक को लगेगा कि भाई ये तो बहुत अमीर हो रहा है। बिल्कुल। बैंक को लगेगा कि ये व्यक्ति लगातार संपत्ति बना रहा है और मुनाफे में है, जबकि असल में वो अपने दैनिक खर्चे पूरे करने के लिए गहरे कर्ज में डूबता जा रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस अकाउंटिंग धोखाधड़ी का तकनीकी तंत्र भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। थोड़ा और विस्तार से बताइए ना इसे। व्यापारिक बही खातों में है तो हम रोजमर्रा के खर्च या लाइन कॉस्ट होते हैं, वे इनकम स्टेटमेंट में दर्ज किए जाते हैं। ये खर्च सीधे तौर पर उस तिमाही के मुनाफे को कम करते हैं। हाँ, वो तो एक्सपेंस है, मुनाफा तो कम करेगा ही। लेकिन जब किसी खर्च को पूंजीगत व्यय या निवेश, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसके रूप में दिखाया जाता है, तो वो बैलेंस शीट में संपत्ति या एसेट के कॉलम में चला जाता है। अच्छा, तो इससे वो खर्च तुरंत मुनाफे को कम नहीं करता? बिल्कुल सही। इसका फायदा ये होता है कि उस खर्च का असर उस विशेष तिमाही के मुनाफे पर तुरंत नहीं पड़ता, बल्कि वो आने वाले कई सालों तक फैल जाता है। वर्ल्डकॉम के मैनेजमेंट ने करोड़ों डॉलर के दैनिक नेटवर्क रखरखाव और ऑपरेशंस के खर्चों को जादुई तरीके से संपत्ति बना दिया। वाह, मतलब खर्चे को जादू से एसेट बना दिया। हाँ, इससे उनका घाटा छिप गया और कागजों पर $3.8 बिलियन का मुनाफा दिखने लगा। ये कोई मानवीय भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई धोखाधड़ी थी, जिसका एक ही मकसद था किसी भी तरह से बाजार में अपने गिरते हुए रुतबे को बचाना। बिल्कुल, बस शेयर की कीमत किसी तरह से ना गिरे, यही उनका मकसद था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका पर्दाफाश किसी बाहरी ऑडिटिंग फर्म या किसी सरकारी नियामक ने नहीं किया। हाँ, ये काम उनके खुद के लोगों ने किया। बिल्कुल, ये काम वर्ल्डकॉम के ही कुछ आंतरिक ऑडिटर्स या इंटरनल ऑडिटर्स ने किया। इन ऑडिटर्स को बही खातों में भारी विसंगतियां नजर आई। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ झाला है यहाँ। हाँ, उन्होंने देखा कि कंपनी के पूंजीगत व्यय के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, जबकि जमीन पर वैसा कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। मतलब पैसा जा कहाँ रहा है? कोई नई इमारत नहीं, कोई नया टावर नहीं, बस कागजों पर एसेट बढ़ रहे थे। और जब उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो कंपनी के सीएफओ ने इस ऑडिट प्रक्रिया में बाधा डालने और उसे टालने की हर संभव कोशिश की। सीएफओ ने तो सीधे सीधे धमकी दे दी होगी। सीएफओ ने ऑडिटर्स को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन वे ऑडिटर्स डटे रहे। उन्होंने छिपकर सिस्टम की जांच की और अंततः अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अकाउंटिंग घोटाला दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आंतरिक ऑडिटर्स की भूमिका यहाँ इस बात को रेखांकित करती है कि जब कोई व्यवस्था ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो जाती है, तो व्यवस्था के भीतर से ही किसी को आगे आकर सवाल उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और जब ये घोटाला सार्वजनिक हुआ तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी थे। मतलब कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हाँ, वर्ल्डकॉम को मजबूर होकर 1992 से लेके 2002 तक के अपने 10 सालों के वित्तीय आंकड़ों को फिर से एडजस्ट करना पड़ा। जब वास्तविक हिसाब लगाया गया तो कुछ अनुमानों के अनुसार
यह घोटाला लगभग $80 बिलियन का था। $80 बिलियन मतलब इतनी बड़ी रकम का कोई वजूद ही नहीं था। नहीं, $80 बिलियन की संपत्ति बस हवा हवाई थी। इसके बाद कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा, जो उस समय तक का सबसे बड़ा दिवालियापन था। निवेशकों के अरबों डॉलर राख हो गए। और उन बेचारे कर्मचारियों का क्या? हजारों कर्मचारियों ने ना सिर्फ अपनी नौकरियां खो दी, बल्कि अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और रिटायरमेंट फंड भी खो दिए। ये बहुत ही दुखद है। न्याय प्रणाली ने भी सख्त कदम उठाए। 2005 में उसी सीईओ बर्नी एबर्स को, जिसने कभी उस कॉफी शॉप में बैठकर ये सपना देखा था, 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सीएफओ को 5 साल की सजा मिली। एक कॉफी शॉप से शुरू हुआ सफर जेल के सलाखों के पीछे खत्म हुआ। बिल्कुल। अंततः नए प्रबंधन के तहत वर्ल्डकॉम का नाम वापस एमसीआई कर दिया गया और 2006 में वेरिजोन ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ये पूरा घटनाक्रम हमें इस बात की बहुत गहरी सीख देता है कि किसी भी व्यवसाय को केवल सतह से नहीं बल्कि उसकी जड़ों तक समझना क्यों जरूरी है। सही कहा। सिर्फ ऊपर की चमक दमक देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर कोई निवेशक 2002 तक केवल मुनाफे और रेवेन्यू के बाहरी आंकड़े देखता तो उसे लगता कि वर्ल्डकॉम से बेहतरीन कोई निवेश हो ही नहीं सकता। उनके ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर ही जा रहे थे। लेकिन वो ग्राफ असली नहीं थे। वही तो। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा गहराई में जाकर उनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की होती तो संदेह पैदा होना बिल्कुल लाजमी था। कोई भी तार्किक निवेशक ये जरूर सोचता कि कंपनी अधिग्रहणों पर इतना अंधाधुंध पैसा क्यों खर्च कर रही है। बिल्कुल। क्या वे अधिग्रहण वास्तव में कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ा रहे हैं? ये कहानी साफ तौर पर यह संदेश देती है कि यदि कोई निवेश सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद वो सच नहीं है। टू गुड टू बी ट्रू जिसे कहते हैं। हाँ, दोनों दृष्टिकोणों को देखना आवश्यक है। एक तरफ वे आकर्षक आंकड़े थे और दूसरी तरफ वो खोखला प्रबंधन था जो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को भी नहीं सुलझा पा रहा था। इस विश्लेषण का मूल सार यही है कि जब विकास की कहानी केवल कागजों पर और वॉल स्ट्रीट के भ्रम पर टिकी हो तो उसका गिरना तय है। ताश के पत्तों की तरह। बिल्कुल। शेयर बाजार के विश्लेषकों को ये समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ बड़े बड़े अधिग्रहण और लगातार बढ़ते मार्केट कैप किसी कंपनी की असली ताकत के पैमाने नहीं हो सकते। ठोस प्रबंधन, स्पष्ट ऑपरेशंस और सबसे बढ़कर सत्यनिष्ठा के बिना कोई भी साम्राज्य खड़ा नहीं रह सकता। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। वर्ल्डकॉम का पतन एक चेतावनी है कि वित्तीय आंकड़ों की चमक कभी भी बुनियादी व्यावसायिक खामियों को स्थायी रूप से नहीं छिपा सकती। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर हमें गंभीरता से मनन करना चाहिए। जरा उन आंतरिक ऑडिटर्स की स्थिति के बारे में सोचिए। हाँ, वो तो असली हीरो थे इस कहानी के। बिल्कुल। यह कल्पना की जा सकती है कि किसी बड़ी कॉर्पोरेट संस्था में काम करते हुए अपने ही सीएफओ और सीईओ के खिलाफ खड़े होकर यह कहना कि कंपनी के बही खातों में अरबों डॉलर का फर्जीवाड़ा चल रहा है, कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत हिम्मत का काम था ये। अगर उन ऑडिटर्स ने अपनी नौकरी जाने के डर से या सिस्टम के दबाव में आकर चुप रहने का फैसला किया होता तो खुले बाजार में $80 बिलियन का ये भ्रम और कितने वर्षों तक टिका रहता, और शायद और भी बड़ा हो जाता। वही तो। कितने और मासूम निवेशकों की जीवन भर की कमाई इस घोस्ट ग्रोथ की भेंट चढ़ जाती। आज के इस दौर में जब लगातार नए स्टार्टअप्स और विशाल कंपनियों की अरबों डॉलर की वैल्यूएशन की खबरें आती रहती हैं तो ये विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। हाँ, आज के समय में ऐसी कितनी कंपनियां हो सकती हैं जो किसी ठोस बुनियाद के बिना केवल घोस्ट ग्रोथ के सहारे चल रही हैं और जो बस किसी एक निडर ऑडिटर के एक सही सवाल के इंतजार में है। ये एक ऐसा सवाल है जो बाजार की चमक धमक के पीछे छिपी सच्चाई पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।